चलो बेटा स्टार्ट करते हैं बैटरी। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है। तो बेटा बैटरी के अपने जो अपने पढ़ा है, अपने दो तरह के सेल पढ़े अब तक। एक तो पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा, एक पढ़ा इलेक्ट्रोलाइटिक पढ़ा, उसके बाद अपन ने कंडक्टेंस पढ़ा। अपना फोर्थ टॉपिक है बैटरी। इस छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, याद रखने वाले टाइप में, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो बैटरी दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी बैटरी और दूसरी होती है बेटा सेकेंडरी बैटरी। क्लियर है? अब जो बेटा प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी में डिफरेंस क्या है? प्राइमरी बैटरी वो बैटरी होती है जो केमिकल एनर्जी को रिचार्जेबल नहीं होती, सीधा ही समझ लो ना क्या इतना है, रिचार्जेबल नहीं है। मतलब क्या हो गया बेटा कि ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में तो कर सकती है लेकिन उल्टा नहीं कर सकती। मतलब इनमें जो सेल रिएक्शन है वो एक तरफा ही जाएंगी, सेल रिएक्शन क्या जाएंगी, एक तरफा। तो हम इनमें क्या बोलेंगे कि जो केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, रिवर्स नहीं है। जबकि सेकेंडरी सेल क्या होता है बेटा कि ये जो केमिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है और वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में, जो अपने फोन में यूज होती है। जब आप इसे यूज कर रहे होते हो तो बैटरी के अंदर जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही होती है, इस तरह से वो डिस्चार्ज होता है। क्या होता है? लेकिन जब हम उसे चार्ज लगाते हैं तो हम उसे बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, तो उस इलेक्ट्रिसिटी को सेव अपने अंदर कैसे स्टोर करता है बेटा, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, रिचार्जेबल सेल, और उसे क्या बोलते हैं, नॉन रिचार्जेबल। अगर ये रिचार्जेबल है इसका मतलब ये रिवर्सिबल है, और ये कैसा है बेटा, नॉन इरिवर्सिबल। बोलो कोई दिक्कत है? इनके जो एग्जाम्पल है जो हम डेनियल सेल पढ़ के आए थे बेटा, वो रिचार्ज नहीं होता है, उसमें आप केमिकल भरते जाओ आगे बढ़ता जाएगा, मतलब उसमें ZnSO4 CuSO4 डालते रहो, आ रही बात में, लेकिन उसे रिचार्ज नहीं किया जा सकता। उसे क्या किया जा सकता, रिचार्ज। डेनियल सेल, मर्करी सेल, क्लियर है? मर्करी सेल अपन वही पढ़ेंगे। इसी तरह अपने पास है लेकलांचे सेल। कौन सा सेल है? लेकलांचे सेल। क्लियर है? नेक्स्ट वन अगर अपन बात करें बेटा कि सेकेंडरी में, तो सेकेंडरी में अपने पास है बेटा लेड स्टोरेज बैटरी, निकल आयरन सेल, निकल कैडमियम सेल। क्लियर है? ये कैसे है, रिचार्जेबल है। बस इन 5 से टाइप को अपने को पढ़ना है। उनमें सबसे पहले अपन जो पढ़ेंगे बेटा उस सेल का नाम है बेटा प्राइमरी सेल में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे लेकलांचे को। अपने से क्वेश्चन ही सीधा सीधा है, लेकलांचे किससे बना होता है, क्या क्या यूज होता है, बस ये छोटे छोटे याद रखनी है। क्योंकि लेकलांचे सेल में क्या होता है, आप सबने लेकलांचे सेल का टाइप का सेल देखा है, घर में देखा है ना बेटा, घड़ी में जो सेल डलता है, पेंसिल सेल जो रिमोट में डालते हो, लेकलांचे ही है। उसको तोड़ के देखा है? आज घर पे जाके तोड़ लेना। क्लियर है? जब आप उसे तोड़ोगे ना तो उसको जैसे तोड़ते हो तो उसके अंदर ब्लैक कलर का पाउडर निकलता है। क्या निकलता है? ब्लैक कलर। जैसे उसे तोड़ोगे सबसे पहले एक ब्लैक कलर का पाउडर होता है, वो पाउडर होता है MnO2 और NH4Cl। क्लियर है? MnO2 और NH4Cl का मिक्सर, अमोनियम क्लोराइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड का मिक्सर। बोलो कोई दिक्कत है? ब्लैक कलर का पाउडर होता है, या भरा होता है। ये होती है बेटा ग्रेफाइट की रोड। एक उसके अंदर देखोगे ग्रेफाइट की रोड डली होगी, ब्लैक कलर की ग्रेफाइट की रोड डली होती है। ग्रेफाइट क्या होता है बेटा, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है। कैसा इलेक्ट्रोड है? इनर्ट। कोई इसकी वैसा नहीं है, बस इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करता है। नीचे उसके आप देखोगे तो मेटल की प्लेट लगी होती है, उसको आप देखते हो ना, जब सेल में देखते हो ऊपर टिप निकली होती है, वैसे सेल में देखते हो टिप निकली होती है, वो तो ये है ग्रेफाइट। क्लियर? वो जो सेल के नीचे जो एकदम फ्लैट सरफेस होती है वो होता है बेटा, वहां पे सिर्फ एक मेटल है, कोई भी मेटल लगा दो, उस मेटल के अंदर वाली साइड में जिंक की कोटिंग की होती है। किसकी कोटिंग की होती है? जिंक की। यहाँ पे जिंक की पूरी कोटिंग कर देते हैं अंदर। आ रही बात में? बोलो कोई दिक्कत है? तो अंदर क्या है, जिंक की कोटिंग है, MnO2 NH4Cl है। तो हमसे क्वेश्चन पूछना है कि लेकलांचे सेल में किसको यूज किया जाता है, इसको पोलराइजर भी बोलते हैं, MnO2 NH4Cl। ठीक है, इसको यूज करते हैं, और यहाँ पे क्या लगाते हैं, जिंक। अब जब बेटा अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखते हैं तो उसमें जिंक और मैग्नीज डाई, मतलब मैग्नीज प्लस 4 में, उन दोनों में से जिंक ऊपर आता है। जिंक का आता है ऊपर। तो जिंक का क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन। क्या होगा? तो मतलब एनोड कौन बनेगा, जिंक। तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक किस में कन्वर्ट होगा, जिंक 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन में। तो ये एनोड वाला पोर्शन है, ये वाला हिस्सा कौन सा है, एनोड। आगे बात समझ में? जहां ऑक्सीडेशन है वो एनोड है। और ये जो MnO2 अंदर भरा हुआ है ये कैथोड की तरह काम करता है, और इसके लिए इलेक्ट्रोड कौन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोलाइट है, और MnO2 उसके अंदर क्या है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट एक तरह से बोल सकते हो। क्लियर है? पर ये सॉलिड में होता है। किसमें होता है? सॉलिड में। तो MnO2 सॉलिड है, वो किसमें कन्वर्ट होता है बेटा, MnOOH में। तो देखो बेटा यहाँ Mn+4 में है और यहाँ Mn+3 में। Mn किसमें +4 से किसमें गया, +3 में। यहाँ दोनों ऑक्साइड थे, यहाँ पे एक और एक OH है, OH का चार्ज तो -1 ही होता है।
तो Mn+4 से +3 में गया, इसका मतलब इसका क्या हुआ, रिडक्शन। क्या हुआ, रिडक्शन। साथ में अमोन NH4OH NH4 प्लस H प्लस देता है इसको, और अमोनिया गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस रिलीज होती है, तो ये एनोड की रिएक्शन है, ये कैथोड की रिएक्शन। तो हमसे कई बार तो ये पूछ लेता है कैथोड की रिएक्शन कौन सी होगी, MnO2 MnOH में कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट होता है, +4 से +3। अगर इन दोनों को जोड़ना है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, तो नीचे वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो यही मिलेगा बेटा हमें। अब देखो बेटा, हमें पता है इसमें अमोनिया गैस और जेड जिंक निकला, भाई यहाँ से Zn2+ आया, तो इसमें से अमोनिया, तो हमें तो सेल में से कभी अमोनिया की बदबू नहीं आती। रीजन क्या है बेटा, कि उसमें जो जिंक होता है वो जो अमोनिया बनती है उसके साथ रिएक्शन करता है। उसके साथ क्या करता है, रिएक्शन, और इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है बेटा, टेट्राइमीन जिंक आयन। बोलो कोई दिक्कत है, इस तरह से क्या बना लेता है, कॉम्प्लेक्स। कई बार इस कॉम्प्लेक्स में ऐसा लिखा रहता है यूं कि ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, बच्चा कंफ्यूज होकर घूमता रहता है। एक ही बात है, वो तो बार काउंटराइन है, कुछ भी लिख सकता है काउंटराइन में। अब कोई कहेगा सर यहाँ तो 2 अमोनिया थी, यहाँ 4 है, वो हमने बैलेंस करके नहीं लिखी है। हमने समझा है कि भाई यहाँ जितनी अमोनिया थी वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट होगी, कॉम्प्लेक्स में। जिंक ने उनके साथ क्या बना लिया, कॉम्प्लेक्स। इतना सा क्वेश्चन पूछना है इसमें। फिर इसमें एक जो क्वेश्चन ये इरिवर्सिबल है, मतलब ये वापस पीछे नहीं जाता, सिर्फ आगे आगे जाता है। अब हमें पता है ये एनोड है और ये कैथोड है, तो इसका मतलब ये वाला ग्रेफाइट किसका काम कर रहा है, कैथोड का। तो क्वेश्चन उठता है लेक्लांचे सेल में कैथोड का काम कौन करता है, ग्रेफाइट। अब ये सेल कौन सा है, हमारा अपना सेल है क्या, नहीं, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। कौन सा सेल है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया। और मैंने सिखाया था ये हमारा अपना नहीं है, और हमारा अपना नहीं है मतलब चार्ज उल्टे होंगे। एनोड कैसा होगा, नेगेटिव, और कैथोड कैसा होगा। तो आपको याद है, आप जब भी लेक्लांचे सेल घर पे जो सेल लेते हो उस पे स्ट्रिप वाले पे पॉजिटिव चार्ज लिखा रहता है और नीचे वाले पे क्या लिखा रहता है, नेगेटिव। लेकिन तुम तुम्हारे दिमाग में क्या मानते हो कि ये एनोड है, जबकि वो एनोड है, वो कैथोड है। वो कौन है, हाँ चार्ज एकदम परफेक्ट है। तुम कभी भी देखना फिजिक्स में टीचर्स कभी एनोड कैथोड यूज नहीं करते, वो पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि एनोड कैथोड नाम बदलते रहते हैं, क्लियर है। तो वो इसको पॉजिटिव प्लेट बोलते हैं, इसको नेगेटिव प्लेट। समझा, तो ध्यान रहे बेटा कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना। बस तुम तो कैथोड एनोड पहचान लो, बाकी तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। अभी सेल की एक खासियत होती है बेटा, इस सेल में आप देखोगे तो ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, सारे सॉलिड है। और जो सॉलिड्स होते हैं उनकी एक्टिविटी कितनी होती है, 1। आपको सिखाया था इलेक्ट्रोकेमिक इसमें आयनिक इक्विलिब्रियम में अपने एक्टिविटी पढ़ी थी, क्या होती है, एक्टिव मास पढ़ा था ना। एक्टिव मास क्या होता है बेटा, कंसंट्रेशन इनटू एक्टिविटी। तो इनका जो एक्टिव मास होता है वो कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है, कंसंट्रेशन इनटू गामा, और गामा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कंसंट्रेशन। तो इनका एक्टिव मास हमेशा 1 लेते हैं, और अपने आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने इनका मास कांस्टेंट कंसंट्रेशन क्या होती है, 1 नहीं होती, हम 1 मान लेते हैं। 1 क्या लेते हैं तो 1 क्या मान लेते हैं, एक्टिव मास। क्या मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि इनका एक्टिव मास 1 है। और अगर एक्टिव मास 1 है तो हमें पता है बेटा ये हमारी नरेनस्ट इक्वेशन है, और यहाँ पे क्या है बेटा, Q। तो Q की अगर मैं वैल्यू 1 रखूंगा, क्योंकि सारे सॉलिड है, प्रोडक्ट भी सॉलिड है, रिएक्टेंट भी सॉलिड है, तो Q क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो ये सब कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट, मतलब कितना आना है, 1, और log 1 कितना होता है, 0। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0। बोलो, तो इन सेल के लिए जो E होगा वो E नॉट सेल के बराबर होगा। मतलब ई सेल क्या होगा बेटा, ई नोड। मतलब इन सेल में कंसंट्रेशन बढ़ाने से ई सेल को बदला नहीं जा सकता। मतलब अगर मैं एक लेक्लांच सेल इतना मोटा लूं या इतना पतला लूं, दोनों का वोल्टेज सेम होगा। वोल्टेज क्या होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन तो डिपेंडेंट है ही नहीं। अब बच्चे के मन में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि इस पर मोटा क्यों बनाते हैं। हाँ, मोटा सेल बनाने से फायदा है, उसकी लाइफ टाइम ज्यादा है। लाइफ टाइम क्या है, मैंने आपको बताया बेटा कि लाइफ टाइम को और ई को दोनों को अलग अलग तरीके से देखते हैं बेटा। लाइफ टाइम देखते हैं कौन यूज हो रहा है, जिंक और MnO2 यूज हो रहा है, तो जितना ज्यादा जिंक और MnO2 लूंगा उतना लंबा चलेगा सेल। लेकिन पोटेंशियल तो ई डिसाइड करेगा। तो इन सेलों का सेल पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। मोटे सेल की लाइफ टाइम ज्यादा होती है, छोटे सेल की लाइफ टाइम में कम होती है। आप देखते हो लेक्लांच सेल, पेंसिल सेल कई तरह के होते हैं, मोटे भी होते हैं और पतले भी होते हैं। मोटे वाले की लाइफ टाइम ज्यादा है, पोटेंशियल ज्यादा
कि सिर्फ इनका पोटेंशियल बढ़ाते कैसे हैं, तो आपने देखा होगा जनरली दो दो सेल यूज करते हैं, आपस में दो सेलों को सीरीज में जोड़ के पोटेंशियल बढ़ाते हैं। अरे बोलो समझा क्या? तो ये ध्यान रखना पड़ा, इनका पूछता है ई सेल क्या होता है, कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट होता है? क्योंकि इनका एक्टिव मास कितना होता है, 1। नेक्स्ट वन आता है मर्करी सेल या बटन सेल। क्लियर है? तो मर्करी सेल और बटन सेल क्या होता है, जो अपने हैंड वॉच होती है ना, आपने उसके अंदर देखा होगा छोटा सा गोल गोल सा सेल होता है, वो यही होता है। क्लियर है? इस मर्करी सेल में क्या होता है बेटा, जिंक सॉलिड और जिंक ऑक्साइड लेते हैं, जिंक सॉलिड लगाते हैं। ऐसे अपने पास सेल होता है, उस सेल में क्या होता है बेटा, एक लेयर में ऊपर जिंक भर देते हैं। ऊपर क्या भर दिया बेटा, जिंक। नीचे वाली लेयर में भर दिया बेटा मर्करी ऑक्साइड। क्या भर दिया? और बीच में भर देते हैं KOH। क्या भर देते हैं? KOH। इस तरह से सेल बना होता है, जिंक, KOH और मर्करी ऑक्साइड। KOH इसमें इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है बेटा? इलेक्ट्रोलाइट। कुछ नहीं करता, बस ऐसे सॉल्यूशन में आयन को प्रोक रहे हैं। तो यहाँ जिंक और मर्करी ऑक्साइड होता है, और जिंक एनोड का काम करता है। जिंक किसका काम करता है? तो जिंक एनोड है, तो जिंक किस तरह से रिएक्शन करता है, जिंक सॉलिड है वो 2 OH माइनस से रिएक्शन करता है। किससे रिएक्शन करता है? OH माइनस से, और कन्वर्ट होता है जिंक ऑक्साइड प्लस से पानी। तो जिंक का तो ऑक्सीडेशन 1, जिंक 0 से किस में चला गया, +2 में। भाई देखो 2 OH माइनस में से एक ऑक्सीजन ले लिया तो बचा H2O, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। ये एनोड की रिएक्शन हो गई। कैथोड पे कौन होगा, मर्करी ऑक्साइड। तो इतना याद रखो, मर्करी ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, मर्करी में। अब देखो जितना पानी यहां था वही पानी यहां यूज होगा, और वापस क्या निकल गया, OH माइनस। तो जो दोनों सोलों को नेट जोड़ूंगा, तो देखो नेट क्या हो रहा है, जिंक जिंक ऑक्साइड में जा रहा है, मर्करी ऑक्साइड है मर्करी में जा रहा है। इस जेल में जितना OH माइनस यूज हुआ था वो इसमें वापस बन गया, जितना इसमें पानी बना था वो इसमें यूज हो गया। तो क्या नेट कभी भी KOH खत्म होगा क्या इस सेल में से? क्या सर इसमें से कभी KOH खत्म है? नहीं होगा। आ रही बात समझ में? तो हमें ये चीज समझ में आ गई बेटा कि हमसे पूछता है कि एनोड की रिएक्शन बताओ, कैथोड की रिएक्शन बताओ, या फिर KOH इस सेल में कभी खत्म होगा क्या? क्या नहीं, कभी खत्म है नहीं होगा। एनोड कौन है, कैथोड कौन है। अब इस सेल में भी क्या है बेटा, सब सॉलिड है, तो सबका एक्टिव मास कितना आना है, 1, और रिएक्शन क्वोशिएंट भी कितना आना है, 1। तो ई किसके बराबर आना है, ई नॉट सेल। मतलब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है नहीं है, क्योंकि वो टर्म ही हट गई ना पूरी की पूरी। भाई टेम्परेचर टेम्परेचर सी वाली पूरी टर्म ही हट गई, तो सीधा ई किस पे डिपेंडेंट है, ई नॉट सेल। तो मोटा छोटा करने से कोई फर्क है? नेक्स्ट वन है सेकेंडरी सेल। क्या है बेटा? इसका नाम नहीं है एडिशन सेल, नीचे वाले का नाम है निकल आयरन सेल। कौन सा है बेटा? निकल आयरन सेल भी सेम है बेटा, मतलब अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा सीधा याद करा देता हूँ। क्यों याद करना इतना? आयरन कन्वर्ट होगा आयरन ऑक्साइड में, उसमें जिंक कन्वर्ट हुआ था जिंक ऑक्साइड में। निकल ऑक्साइड का निकल डाई, यहाँ पे निकल, एक सेकेंड गलत लिख दिया, NiO2 निकल डाइऑक्साइड +4 से रिडक्शन होना चाहिए ना। निकल डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट होगा, निकल ऑक्साइड। यार पूरी याद करने की क्या जरूरत, सेम वैसा के वैसे ही हो गया। इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं, इस तरह से लिखा रहता है, आयरन कन्वर्ट हुआ आयरन ऑक्साइड में, निकल ऑक्साइड कन्वर्ट हुआ निकल में, रिडक्शन लिखना चाहिए ना। तो काहे को ये पूरी याद करना। पर ये सेल रिवर्सिबल होता है। कैसा होता है? मतलब ये जो सेल रिएक्शन, इसकी जो नेट सेल रिएक्शन लिखोगे भाई, आयरन कन्वर्ट हुआ आयरन ऑक्साइड में, निकल ऑक्साइड कन्वर्ट हुआ निकल में, तो इसकी जो नेट रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है, मतलब रिएक्शन पीछे भी जाती है, रिएक्शन पीछे भी। तो इसे रिचार्ज कर सकते हैं। इसे क्या कर सकते हैं, ये सेल जो पुराने टाइम में कैमरों में यूज होते हैं, आपने कैमरे पुराने वाले कैमरे देखे होंगे ना, सेल चार्ज होते हैं, चार्जेबल सेल देखे होंगे ना कभी, नहीं देखे? आजकल बैटरी आगे कहाँ देखोगे। क्लियर है? बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये रिचार्ज हो सकते हो इसको आप, जैसे बैटरी में चार्ज करते हो वैसे ये चार्ज हो जाता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से, सेम वही है। नेक्स्ट में निकल कैडमियम सेल, इसका नाम एडिशन सेल है। इसका नाम क्या है? इसमें सेम वही है, निकल की जिंक की जगह क्या है, कैडमियम, और वापस वही है, निकल ऑक्साइड किस में कन्वर्ट होता है, निकल में। तो अलग से क्या याद करना, बस याद रखना कैडमियम और निकल। कैडमियम क्या है, एनोड, निकल क्या है, कैथोड। सेम ही तो है, मर्करी सेल, निकल आयरन सेल, एडिशन सेल, सेम ही कहानी तो है, पर ये रिचार्जेबल है। क्या है बेटा? सारे सॉलिड है, तो ई सेल तो इनका भी क्या है, कांस्टेंट है। क्या है बेटा? मोटा छोटा करने से सेल पोटेंशियल बदलेगा नहीं। समझा क्या? नेक्स्ट बात करते हैं लेड स्टोरेज बैटरी की, ये काम का है। तो लेड स्टोरेज बैटरी क्या होता है, इसमें अपन ने क्या किया कि बेटा एक कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर में अपन 30 to 40% बाई मास H2SO4 भरते हैं।
30 to 40% बाई मास क्या बढ़ते हैं? एक अपन लगाते हैं पीबी लेड का इलेक्ट्रॉन, दूसरी तरफ अपन लगाते हैं PbO2 सॉलिड, दोनों लेड के, एक पीबी और एक PbO2, जो PbO जीरो में और PbO2 वाला +4 में। और हमसे क्वेश्चन पूछता है इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज करते हैं? 30 to 40% बाई मास। बाई मास का मतलब क्या हो गया कि 100 में 30 से 40 ग्राम H2SO4 बना होता है। क्लियर है? अब हमें सबसे पहले इस सेल को पढ़ना है जब ये डिस्चार्ज होता है। क्या होता है बेटा? डिस्चार्ज होने का मतलब ये सेल क्या करेगा कि अपनी केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा? इलेक्ट्रिकल में। तो अगर ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है, इसका मतलब ये हमारा अपना सेल नहीं है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। कौन सा सेल है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्लियर है? अब जो बड़ा ध्यान से अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, आ रही बात समझ में? तो हमें बात करते हैं सबसे पहले एनोड की। किसकी बात करते हैं? एनोड की। क्लियर है कि भाई एनोड और कैथोड में, तो सबसे पहले हम डिसाइड तो करें कि कौन एनोड कौन है कैथोड। अब की बार दोनों पीबी है, तो बड़ा एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। अरे बोलो। तो हमारे पास एक पीबी और एक PbO2 है, तो किसका ऑक्सीडेशन कराना चाहिए भाई? एनोड पे ऑक्सीजन में से एनोड तय कर रहे हैं, तो एक पीबी और एक PbO2 है, किसका ऑक्सीडेशन कराए? पीबी का। क्यों? क्योंकि सर ये तो पहले से ही ऑक्सीडाइज है, तो ये एनोड और ये कैथोड हो गया डिसाइड। अरे बोलो। बस पहला क्वेश्चन तो यही पूछता है कौन एनोड कौन कैथोड। अब एनोड पे क्या होगा? पीबी है, वो सॉल्यूशन में जो SO4 2 माइनस है उसके साथ रिएक्शन करके बनाता है PbSO4 और है 2 इलेक्ट्रॉन, तो पीबी तो +2 में चला गया, ऑक्सीडाइज हो गया। SO4 तो काउंटर आयन का काम कर रहा है। इसी तरह जो कैथोड पे PbO2 है, वो अपने आप को रिड्यूस करना चाहेगा क्योंकि वो +4 में, तो वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट SO4 के साथ रिएक्शन करता है और पीबी से किस में कन्वर्ट हो जाता है? PbSO4 में। तो देखो यहाँ +4 था, यहाँ किसमें है? +2। तो दोनों में प्रोडक्ट तो सेम ही बन रहा है, पीबी PbSO4 में जा रहा है, PbO2 भी किस में जा रहा है? PbSO4। अरे बोलो, दोनों में कोई डिफरेंस है? नहीं है। यहां तक चमका? आगे देखो, अब हमें थोड़ा बैलेंसिंग का ध्यान रखना है। 4 ऑक्सीजन निकल रही है, तो 4H+ दे दिया और क्या मिल गया? 2H2। अरे बोलो भाई, इधर 2 ऑक्सीजन है, बैलेंस करने के लिए इधर क्या लगाया? 2H2, बैलेंस करने के लिए इधर 4H+। उनका क्या? और ये +4 से +2 में गया तो 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो गए। अब इन दोनों को मैं अगर जोड़ू, ये एनोड की रिएक्शन है, ये कैथोड की, तो एनोड, अब ये हमारा अपना सेल तो है नहीं, हमारा अपना सेल नहीं है, तो बड़ा एनोड कैसा होगा? नेगेटिव। कैथोड कैसा होगा? पॉजिटिव। ये सीखा हमने। जो हमारा अपना कौन है? इलेक्ट्रोलाइटिक केमिकल है, अपना नहीं है। तो एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव। अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं, तो दोनों को जोड़ूंगा तो क्या होगा बेटा? पीबी सॉलिड, PbO2। अब ध्यान से देखो बेटा, इन दोनों को जब मैं जोड़ रहा हूं, तो आप किनको जोड़ रहे हो? इनको जोड़ रहे हो बेटा, SO4, 2SO4 और 4H+। इसका मतलब 2H2SO4 लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता? अरे बोलो, समझा? और इसी तरह से हमें क्या मिल गया? PbSO4, PbSO4 2 PbSO4 प्लस 2H2। यहां तक समझा? ये अपना क्या है बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कौन सा सेल है? समझ में आया सबको? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब जब ये रिड्यूस हो रहा, जब ये सेल काम कर रहा होता है, तो इस तरह से। तो हमसे क्वेश्चन आता है कि जब लेड स्टोरेज बैटरी यूज हो रही होती है, तो H2SO4 का क्या होता है? तो आप क्या बोलोगे कि H2SO4 कंज्यूम होता है। H2SO4 क्या होता है? खत्म हो रहा है ना, रिएक्टेंट साइड है तो खत्म हो रहा है। H2SO4 खत्म हो रहा है, PbO2 खत्म हो रहा है और Pb खत्म हो रहा है। ये इसमें कन्वर्ट हो रहे होते हैं, PbSO4 और 2H2। बोलो कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे H2SO, अब हमसे एन फैक्टर पूछता है। क्या पूछता है? हमें तो ग्राम इक्विवेलेंट कंसेप्ट आता है, तो ग्राम इक्विवेलेंट कंसेप्ट हमें पता है। इस रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए, मतलब नेट रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं? 2। तो अब उनका तो पता है, लेकिन H2SO4 का एन फैक्टर कैसे निकाले? क्या H2SO4 यहाँ एसिड बेस की तरह काम कर रहा है क्या? नहीं, कोई एसिड बेस रिएक्शन थोड़ी है, तो ये तो रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है भाई? ये तो रेडॉक्स रिएक्शन है। पीबी किस में कन्वर्ट हुआ? Pb+2 में। Pb+4 से किस में कन्वर्ट हुआ? Pb+2 में। तो इनका तो एन फैक्टर निकाल लेंगे, लेकिन इसका कैसे निकाले? तो मैंने सिखाया था बेटा आपको कि जो दोगले हो या फिर ऐसे ही उठाई गिरे हो, कोई काम धंधा ना हो, उनके लिए हम एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन से। कैसे निकालते हैं? इसको पूछो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, किसी को विश्वास पात्र को पूछ लो। तो पीबी प्लस 0 से +2 में जा रहा है, कितने का चेंज हुआ? 2 का। तो एक पीबी के लिए कितने का चेंज है? एक पीबी के लिए 2 का चेंज है। और स्टोइकियोमेट्री भी कितना है? 1। तो एन फैक्टर कितना आया? एन फैक्टर, सॉरी, एन फैक्टर का टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। और टोटल इलेक्ट्रॉन को इससे डिवाइड कर दिया, एन फैक्टर कितना आया? और आप ऐसे भी देख सकते हो, 2 H2SO4 पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल पे कितना हुआ? एक एन फैक्टर क्या होता है? पर मोल इलेक्ट्रॉन का चेंज।
तो ध्यान रहे H2SO4 का यहाँ n फैक्टर 1 यूज करोगे अगर आप ग्राम इक्विवेलेंट कंसेप्ट यूज करते हो रेडॉक्स वाला। एसिड बेस वाला कंसेप्ट नहीं लगा दो क्योंकि H2SO4 का n फैक्टर 2 लगा दे। अरे बोलो, H2SO4 का n फैक्टर 2 कब है? जब एसिड बेस रिएक्शन हो। ये तो एक रेडॉक्स रिएक्शन है और रेडॉक्स रिएक्शन में इसने कुछ नहीं किया है, उठाई गिरा है। उठाई गिरूं का n फैक्टर निकालने का तरीका क्या है बेटा कि टोटल इलेक्ट्रॉन में इन्हीं की स्टोइकियोमेट्री का क्या कर दो, डिवाइड। वो वाला कंसेप्ट यूज करना है। क्लियर है? अब ये तो तब है जब ये डिस्चार्ज हो रहा था। अगर मान लो इस सेल को मैं रिचार्जिंग में लगा दूं और जैसे मैं इसे चार्जिंग में लगाऊंगा क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। फिर बोलो। और अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट होगी तो ये सिंपल सी कहानी कैसा सेल होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अपना। अब वापिस वही है, मतलब कुछ नहीं करना, सेल को जस्ट उल्टा कर दो। ऊपर वाला याद रखो, नीचे वाले को जस्ट क्या कर दो? उल्टा। मतलब जो ऊपर वाली रिएक्शन थी उनको जस्ट उल्टा कर दो, दोबारा याद करने की जरूरत थी? अरे बोलो, जस्ट उल्टा कर दो। अब जस्ट उल्टा कर दिया तो सिंपल सी कहानी है, इस ये +2 से किस में जा रहा है बेटा? 0 में। मतलब यहाँ रिडक्शन हो रहा है, तो क्या इसका नाम कैथोड हो जाएगा? अरे बोलो, ये +2 से किस में जा रहा है? +4 में, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? एनोड। अरे बोलो, और ये हमारा अपना सेल है, कैथोड नेगेटिव एनोड है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। लेकिन आपने एक चीज देखी, चाहे चार्ज हो चाहे रिचार्ज हो, चार्ज नहीं बदला था, आपने नाम बदल दिया। ये पहले भी नेगेटिव था, अभी भी कैसा है? ये पहले भी कैसा था? पॉजिटिव था, अभी भी कैसा है? तो हम सोचते हैं ना कि सर चार्ज बदल जाता है, चार्ज नहीं बदलता, हम नाम बदल देते हैं। पहले हम इसको एनोड बोल रहे थे, इसी इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलने लग गए? कैथोड। समझा? तो अपन ऐसे बोलते हैं ना कि सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप तो चार्ज बदल देते हो एनोड कैथोड। हम चार्ज नहीं बदलते, उसी इलेक्ट्रोड को पहले हम एनोड कहते हैं, उसी इलेक्ट्रोड को बाद में हमें कैथोड कहते हैं। मतलब चीज तो वही है। अरे बोलो, तो क्या चार्ज बदला क्या? नहीं, चार्ज वही रहता है। जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव था, चाहे उसे चार्ज करो चाहे डिस्चार्ज करो, उसका चार्ज बदलता नहीं। नेगेटिव है तो नेगेटिव रहता है। हमने नाम बदल दिया क्योंकि हमने एनोड कैथोड नाम रखे, जहां रिडक्शन होता है वो कैथोड, जहां ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड। तो ये हमारे रखे हुए नाम है ना। इलेक्ट्रोड अपना नेचर बदलता, नेगेटिव इलेक्ट्रोड हमेशा नेगेटिव रहता है, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल हो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक हो, नाम बदल जाता है। समझा क्या? बोलो कोई दिक्कत? तो ये याद करने की जरूरत है, सिर्फ वो याद रखना, उसका उल्टा करना है। उसका क्या करना है? और उसमें आसानी से पता कर सकते हो कौन एनोड है, पीबी और पीबीओ2 की। सर पीबीओ2 में पीबी तो पहले ही ऑक्सीडाइज है, तो इसका मतलब ये कैथोड बनेगा और ये एनोड। समझा क्या? ये क्वेश्चन तुम्हें नहीं करना। नेक्स्ट में बात करते हैं फ्यूल सेल की। क्लियर है? जो फ्यूल सेल क्या होता है बेटा कि फ्यूल सेल हमने जो अब तक पढ़े वो सब वोल्टिक सेल थे। वोल्टेज डिफरेंस के कारण क्या जनरेट कर रहे थे? इलेक्ट्रिसिटी। फ्यूल सेल में क्या होता है, हम किसी चीज को जलाते हैं, किसी चीज को, तो जलाने से क्या जनरेट होगी? हीट ऑफ कंबंशन। हम हीट ऑफ कंबंशन को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फ्यूल सेल क्या है? द सेल इन विच हीट ऑफ कंबंशन कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम हीट ऑफ कंबंशन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसे फ्यूल सेल बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं बेटा? फ्यूल सेल। फ्यूल सेल में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेते हैं, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं। फिर बोलो, अब यही हाइड्रोजन एक एनोड बन जाता है और एक कैथोड। अब देखो सिंपल सी कहानी है, ये पानी का आपको रिडक्शन रिएक्शन सिखाई थी, याद करो कैसा था कि 2H2O 2 इलेक्ट्रॉन लेके किसमें कन्वर्ट हो जाता है? H2+ से। ये कैथोड की पानी की रिडक्शन रिएक्शन थी, इसका उल्टा कर दो, यही है। अरे बोलो, याद हो गई? H2+ 2OH- कन्वर्ट होता है 2H2O+ से 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन एनोड है, तो हाइड्रोजन का क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन। क्या होना चाहिए? फिर कैथोड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कैथोड। कैथोड पे कौन है? ऑक्सीजन। अरे बोलो, और ऑक्सीजन का क्या होना चाहिए? रिडक्शन। तो O2 कन्वर्ट होता है OH- में, किसमें कन्वर्ट होता है? OH- में। तो O2 4 इलेक्ट्रॉन लेके किसमें कन्वर्ट होता है? 4 OH- में। फिर बोलो, चमका? फिर बोलो, नहीं चमका ना? ये रिएक्शन याद हुई? ये थोड़ी थोड़ी याद कराते हैं। देखो तुम्हें ये रिएक्शन याद है कि 2H2O कन्वर्ट होता है O2 + 4H+ + 4 इलेक्ट्रॉन में। ये पानी की ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी, पानी की ऑक्सीडेशन रिएक्शन यही तो है। अरे बोलो, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये पानी की ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी, तो क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन की जगह रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगी पानी की?
अरे बोलो, यही है पर सर एसिड रिएक्शन वहां है ही नहीं, दोनों तरफ 4 OH माइनस जोड़ दो, क्या जोड़ दो, जैसे चार बेसिक मीडियम में करना सिखाया ना रेडॉक्स में, दोनों तरफ 4 OH माइनस जोड़ो तो क्या बन जाएगा O2, 4H प्लस और 4 OH माइनस क्या हो जाएंगे 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट होता है 2H2O प्लस ए, यही आएगा, और इन 2H2 से 2H2 कट गया। अरे बोलो, ये तो रिएक्शन है। ऐसे देखो सीधी भूल जाओगे, तो कैसे याद रखो कि जो पानी का हम कैथोड पे रिएक्शन करते थे, तो कैथोड पे ये था हाइड्रोजन तो लेके गया था वहां पे, तो ये क्या था बेटा हाइड्रोजन का रिडक्शन था, तो इसका उल्टा कर दो, एनोड की रिएक्शन हो जाएगी। और पानी को जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड पे एनोड पे लेके गए थे, उस रिएक्शन का उल्टा करके दोनों तरफ 4 OH माइनस जोड़ दो, चारों तरफ क्या जोड़ दो, तो क्या हमारे पास कैथोड की रिएक्शन आ गई, पूछते हैं दोनों को, और जोड़ेंगे वो हमें याद है H2 प्लस O2 रिएक्शन करके क्या बनाते हैं H2O, दोनों को जोड़ के देख लो, OH माइनस से OH माइनस कट जाएंगे, क्यों, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने हैं 4, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करके जोड़ना पड़ेगा, 2 से, इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए ना। तो इस फ्यूल सेल की खासियत क्या है, जब ये फ्यूल सेल बर्न होता है तो इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस करता है, साथ में इसमें पानी भी बनता है, क्या बनता है, तो ये कितना अच्छा सेल है कि जो जितने भी सेल है वो केमिकल बनाते हैं, ये सेल जब काम करता है तो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, साथ में पानी भी प्रोड्यूस करता है। आपने सुना होगा कि हाइड्रोजन फ्यूल पे चलने वाली गाड़ियां आएंगी, वो यही है, जब ये गाड़ियां चलेंगी तो इनके साइलेंसर से पानी निकलेगा, शहर में पानी ही पानी, कि भाई आज 2 दिन के लिए गाड़ियों को रोक है, शहर में बहुत पानी हो गया है। ये सेल यूज भी हो चुका है, ऐसा नहीं कि यूज नहीं हुआ, बस महंगा बहुत है अभी, कॉस्टली बहुत है, और प्लस हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा है, मतलब आप जैसे पेट्रोल पंप बना लिए ना, ऐसे हाइड्रोजन के स्टोरेज नहीं बना सकते, बहुत ज्यादा फ्लेमेबल है, तो फौरन क्या करती है बेटा आग पकड़ते, तो आपने गाड़ी चला रहे हो थोड़ा सा ठुके आप गए बस चल रहा है, थोड़े दिनों में आ जाएंगे 5-7 साल में अपने पास हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां, फिर पॉल्यूशन वॉल्यूशन नहीं होगी, हाँ जिंदा रहेगी, पर तू नहीं रहेगी बेटा, तेरा बुढ़ापा हाल ही है, तू जाने वाली है 5-7 साल में, क्लियर है, तेरे मरने के बाद ही आएगा, क्लियर है। तो सिंपल सी कहानी, अब ये यूज हो चुका है, ये पहले कहाँ यूज होता है बेटा, अपोलो मिशन में, जो रॉकेट रॉकेट जाते हैं इन सब में हाइड्रोजन सेल यूज करते हैं, अपोलो मिशन में इसको यूज किया था, क्योंकि इस सेल का खासियत फायदा क्या है बेटा, क्योंकि पानी लेके नहीं जाना पड़ा, चांद पे जो गए थे उनको हाइड्रोजन लेके गए, तो साथ में फ्यूल भी जलता रहा, हाइड्रोजन जलता रहा, उससे फ्यूल बना, तो साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हुई, पानी भी लगा, तो पानी ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी ना, और आपको पता ऊपर ले जाने जाते समय 1-1 ग्राम का वजन का फर्क पड़ता है, तो पानी लेके मत जाओ, क्लियर है। तो महंगा बहुत है, बाकी चीज बहुत शानदार है, क्योंकि जनरली अपन जितने सेल अब यूज करते हैं उनकी एफिशिएंसी होती है 30 से 40%। जैसे अपने जो कोयला जहां से अपन बिजली प्रोड्यूस करते हैं, इंडिया में जनरली कोयले से प्रोड्यूस करते हैं, उनकी एफिशिएंसी 10 से 12% होती है। जो पेट्रोल वेट्रोल अपन जलाते हैं, बैटरी जलाते हैं, उनकी एफिशिएंसी 30% के अराउंड होती है, बाकी तो यूं खत्म होता है एफिशिएंसी, मतलब जितना यूज है उससे 30% ही काम आते हैं। इन सेलों की एफिशिएंसी होती है 70 से 80%। हाइड्रोजन सेल की एफिशिएंसी कितने, मतलब जितना काम का कितना काम का सेल है कि 70 से 80% एफिशिएंसी देता है। बस इसका अभी एक दो चीज है, एक तो कॉस्टली बहुत है, और दूसरा इसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत है, महंगा है, क्लियर है। और ये जो सेल होता है ये अंदर से प्लेटिनम का बना होता है, किसका बना होता है, प्लेटिनम। अब इस सेल की एफिशिएंसी की बात हो रही है, तो हमें पता है एफिशिएंसी, आपने फिजिक्स में कार्नोट इंजन पढ़ा है, और कार्नोट इंजन में एफिशिएंसी क्या होती है बेटा, वर्क डिवाइडेड बाई हीट, यही होता है। और डेल्टा जी नोट होता है, वो होता है यूजफुल वर्क, जो अपन गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ते हैं ना, वो क्या होता है, यूजफुल वर्क, तो वर्क और हीट, ये क्या है बेटा, डेल्टा एच नोट क्या है बेटा, हीट ऑफ कंबंशन। भाई आप क्या करते हो, वर्क अपॉन हीट, तो ये सेल में क्या कर रहे हैं हम, जला ही तो रहे हैं हाइड्रोजन गैस को, जलाने पे क्या जनरेट होती है, हीट ऑफ कंबंशन, तो जो हीट ऑफ कंबंशन हमारे पास हीट आ गई, डेल्टा जी नोट क्या आ गया बेटा, यूजफुल वर्क, तो वर्क अपॉन हीट क्या होता है बेटा, एफिशिएंसी। तो हमसे बहुत बार क्या होता है बेटा, डेल्टा जी नोट देख के, डेल्टा एच नोट देख के एफिशिएंसी पूछ लेता है, अरे बोलो, और इससे भी बढ़िया क्वेश्चन बनाता है, वो हमें एफिशिएंसी देता है और हीट ऑफ कंबंशन देता है, तो क्या मैं इससे डेल्टा जी नोट निकाल सकता हूँ, और डेल्टा जी नोट निकाल लिया, तो आप पढ़े लिखे हो, आपको पता है डेल्टा जी नोट किसके बराबर होता है, माइनस एन एफ ई नोट के बराबर। तो क्या आपको ई नोट सेल पूछ सकता है, वो डेल्टा जी नोट देके ई नोट सेल पूछ लेगा ना। अब ई नोट सेल तो निकाल लोगे, एन कैसे निकालोगे, एन क्या है, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, बोलो भाई, 2 की 4, 4, क्योंकि रियलिटी में 4 इलेक्ट्रॉन यूज हुए ना, आप इससे 2 से मल्टीप्लाई कर चुके हो उसे,
और आप इससे पूछ लो हाइड्रोजन यहाँ जीरो से किस में जा रहा है बेटा, +1 में जा रहा है, तो जीरो से +1 में जा रहा है, कितने का चेंज हुआ, एक का। कितने हाइड्रोजन है, दो, तो कितना आया बेटा, दो। एन फैक्टर कितना आया, दो, और एन फैक्टर इंटू स्टोइकियोमेट्री कितना आया, चार, क्योंकि हम तो यहाँ पे एन क्या है बेटा, बताया था, टोटल इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोकेमिकल में टोटल होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक में एन फैक्टर होता है। तो डेल्टा जी नोट पता है, एन पता है, एफ पता है, तो ई नोट पूछ लेगा, ई नोट देके डेल्टा जी नोट निकाल के एफिशिएंसी पूछ लेगा, ये दिया आएगा, ये टॉप कॉम्बिनेशन। आगे बात में इससे जो क्वेश्चन बनता है वो यही है, या फिर इनका एनोड के तोड़ पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। क्लियर है, चलो जी, ये फेराडे सेकंड लॉ तो मैंने पहले पढ़ा दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कोरिजन। क्या होता है कोरिजन, मतलब कोई भी मेटल की अगर कोई भी जितने भी मेटल एलिमेंट है उन पे अगर मान लो किसी साल्ट की या किसी ऑक्साइड की लेयर बन जाना, कोरिजन इज स्लोली कोटेड, क्या लिखा है, coats the surface of a metallic object with the oxide and a other salt of a metal। मतलब मेटल के या तो जो मेटल है वो या तो उसकी सरफेस पूरी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, मेटल ऑक्साइड बन जाए, या मेटल क्लोराइड बन जाए, कुछ भी बन जाए, इन सारी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बहुत स्लो प्रोसेस है। हमें तो ध्यान रखना ये स्लो प्रोसेस है। जंग ऐसे बाहर लोहा का टुकड़ा आज रात रख के आए सुबह आए तो ऐसे नहीं कि पूरा के पूरा जंग लग गई हो, रस्टिंग नहीं लगी उस पर, बहुत स्लो प्रोसेस है। अब आयरन पे जो कोरिजन होता है उसको रस्टिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा कि चांदी काली पड़ जाती है, इसे टार्निशिंग बोलते हैं, काली पड़ जाती है ना चांदी। क्लियर है, अपन की जो ग्रीन कोटिंग ऑन है कॉपर और ब्रॉन्ज, जो कॉपर के घर पे बर्तन होते हैं उनपे ग्रीन ग्रीन कलर का सा हो जाता है। क्लियर, ये सब कोरिजन है, ये सब क्या है, आयरन पे जो होती है उसे रस्टिंग बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, टार्निशिंग किसको बोलते हैं, सिल्वर पे जो होता है, और ग्रीन किस पे हो जाता है बेटा, कॉपर और ब्रॉन्ज पे। अब जो ये रस्टिंग होती है हमें सिर्फ रस्टिंग को देखना है, ये सब कोरिजन है उनमें से सिर्फ रस्टिंग पढ़ने जो आयरन पे होती है। रस्टिंग एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, यहाँ बैटरी वाला काम होता है, ये सर बैटरी वाला काम होता है। मतलब जैसे अपने पास एक आयरन का टुकड़ा है, किसका टुकड़ा है बेटा, तो बेटा इस आयरन के टुकड़े को कितने ही ऑक्सीजन आ जाए, आयरन कभी आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होता। मतलब एक आयरन का टुकड़ा है मेरे पास में, इस आयरन के टुकड़े पे कितनी ऑक्सीजन गैस आ जाए, आयरन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती, बहुत मजबूत रहता है आयरन, वैसा का वैसे, बहुत मजबूत मेटल भी है आयरन। क्लियर, कुछ नहीं होता इसका। अब क्या होता है बेटा, जब बारिश होती है बेटा, तो बारिश होती है तो बारिश में हमेशा पीएच 7 से कम होती है बारिश की, तो इसका मतलब एसिडिक रेन नहीं हुआ। एसिडिक रेन कब होता है, जब पीएच 5.6 से भी कम हो जाए। क्लियर है, अब बारिश की पीएच भाई 7 से कम क्यों होती है, क्योंकि जब बारिश होती है तो हवा में क्या होता है बेटा, CO2 प्रेजेंट होता है। अरे बोलो, बारिश पानी H2O CO2 से रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड H2CO3 बना लेता है, जो कि एक वीक एसिड है। तो बारिश होते समय बारिश के साथ में कार्बोनिक एसिड भी आएगा, एसिड आएगा तो साथ में क्या आएगा, H+, क्या आएगा। इस तरह एसिडिक रेन में फिर कौन आता है, एसिडिक रेन में होते हैं बेटा NO2 SO2, ये जो केमिकल है ये जब पानी से रिएक्शन करते हैं तो ये बनाते हैं HNO3 H2SO4। क्लियर है, जो SO3 है ये लोगों से मिलके ये बनते हैं, और जब ये पानी में नीचे गिरते हैं ना, वो एसिडिक रेन है, वो नुकसान करती है। कार्बोनिक एसिड से कुछ फर्क है नहीं पड़ता। बोलो कोई दिक्कत है, हमारी बात सुनो। तो बारिश होते समय क्या होता है बेटा, बारिश होगी तो ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है, बारिश के साथ में क्या आ गया बेटा, आयरन जो बाहर पड़ा उसकी सरफेस पे क्या आ गया, H+, अब आ गया ऑक्सीजन और H+। अरे बोलो, अब बेटा आपने रिएक्शन पढ़ी है, पानी की ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या थी कि सर 2H2O कन्वर्ट हो जाए O2 + 4H++ से, ये तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। उल्टी भी तो हो सकती है कि O2 किस में चला जाए, H2O में, लेकिन उसको जाने के लिए चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, क्या चाहिए। अब ये सब मेटल की सरफेस पे है, तो सिंपल सी कहानी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऑक्सीजन आयरन को क्या कहेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन दे, क्या दे भाई, रूल्स है। तो मेटल क्या करेगा, दो आयरन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, Fe2+ में, और साथ में क्या रिलीज करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। इन 4 इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा, ऑक्सीजन, और 4H+ से रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पानी में। तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो ये एनोड का काम कर रहा है और ये कैथोड का, और यहाँ पे एक सेल बन जाता है। इस सेल का जो सेल पोटेंशियल होता है वो ग्रेटर देन 0 आता है, क्या आता है बेटा, ये सेल हो क्या है, ग्रेटर देन 0। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल करोगे वो ग्रेटर देन 0 आता है। तो इसका मतलब ये सेल क्या है, स्पॉन्टेनियस, ये सेल क्या है,
स्पॉन्टेनियस सेल होता है, ध्यान रखना, अपने आप होता है, रस्टिंग के लिए हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता। आयरन आयरन 2 प्लस में जाता है, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, मतलब 2 आयरन 2 Fe2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, इन 4 इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन लेके इसमें कन्वर्ट होता है। और रिएक्शन याद कैसे करना है, पानी की ऑक्सीडेशन की रिएक्शन थी उसका उल्टा कर दो, पानी की रिडक्शन रिएक्शन बन जाएगी, और इससे सारा आयरन आयरन 2 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। और आयरन 2 प्लस उतना ही मजबूत होता है जितना आयरन होता है, किसी के सर पे मारो सर फूट जाएगा। क्लियर, कोई फर्क है नहीं है, आयरन और आयरन 2 प्लस सेम है। लेकिन आयरन 2 प्लस रेजिस्ट नहीं कर पाता जितना आयरन रेजिस्ट करता है। जब आयरन 2 प्लस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो ये फौरन से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Fe+3 में। अरे बोलो, ये फेरस है और ये फेरिक है। +2 को क्या बोलते हैं, फेरस, और +3 को फेरिक। तो जो फेरस है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फेरिक में। पहले आयरन का टुकड़ा कुछ नहीं कर पाता आयरन ऑक्सीजन, लेकिन जब आयरन इस तरह की केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कारण Fe2 प्लस में कन्वर्ट होता है, ये Fe2 प्लस ऑक्सीजन से रिएक्शन कर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Fe2O3 में, और यही बोलते हैं रस्ट। इसी को क्या बोलते हैं, रस्ट। और ये बहुत कमजोर होती है बेटा। हमारी बात में इसमें क्या होता है, Fe2O3 के सारे टुकड़े एक दूसरे से कांटेक्ट, मतलब आपस में इनका कनेक्शन खत्म हो जाता है और आपस में फौरन टूट जाते हैं। फिर क्लियर है, समझा क्या। तो हमसे पूछता है कौन एनोड रिएक्शन है कौन कैथोड रिएक्शन है। अब नेक्स्ट आता है कि बेटा ये तो इस सेल रिएक्शन आपको बताइए कि भाई आयरन को बचाएं कैसे, इस रस्टिंग को रोकें कैसे। तो सबसे बेस्ट तो तरीका ये होता है कि आप पेंट कर दो। अब घरों में देखते हैं जनरली पेंट कर देते हैं। पेंट करने से होता क्या है, जो आयरन का टुकड़ा है अगर हमने उसको पेंट कर दिया, क्लियर है, तो ऑक्सीजन उसके कांटेक्ट में नहीं आएगी, ऑक्सीजन और H+ उसके कांटेक्ट में ही, जब उसके कांटेक्ट में नहीं आना भाई, ऑक्सीजन और H+ बैठे उसकी सरफेस पे, जब आयरन के उसके साथ कांटेक्ट नहीं है सीधे, तो आयरन उसको इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं तो कहानी खत्म। अरे बोलो, अभी पेंटिंग जो हम पेंट कर देते हैं ये थोड़ी दिन के लिए सुटेबल, छोटे मतलब घरों में तक किफायती है। लेकिन सोच के देखो कोई पाइपलाइन है जो 5,000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन डाल रखी है हमने, उसमें हम कहाँ कहाँ चेक करते फिरेंगे कि कलर हो रखा है कि नहीं हो रखा। और आपने घरों में देखा भी है कि कलर उतर भी जाता है, पेंट किया हुआ गेट से उतर जाता है, फिर वहां रस्ट लग जाते हैं, फिर अपन उसको वापस से कलर करते हैं। लेकिन घर में तो गेट दिख जाता है, कई बार तो हमें वो भी नहीं दिखता, कई दिनों बाद पता लगता है कि यहाँ जंग लग गई। फिर बोलो, तो बड़ी बड़ी पाइपलाइंस में कौन देखता फिरेगा कि कहाँ पे कलर उतरा है कि नहीं उतरा। इस छोरे जैसा कोई बदमाश छोरा ऐसे बैठा बैठा पत्थर से उतार दिया कहीं कलर, पूरी पाइपलाइन की बैंड बजा देगा। फिर बोलो, ये तो समस्या है। तो बड़ी बड़ी पाइपलाइन जैसे अपने रेलवे ट्रैक्स हैं, ये तो खाली पड़े रहते हैं, इनको कैसे बचाएं, कलर तो नहीं किया जा सकता। तो इनको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरी मेटल का इनकी जगह क्या दे देते हैं बेटा, बलि दे देते हैं, किसी और की बलि। इस तरीके से, जैसे ये आयरन का अपने पास एक लंबी क्या है बेटा, पाइपलाइन है, आयरन का टुकड़ा लंबा, हमने इसे क्या किया बेटा, कनेक्ट कर दिया जिंक से। बीच बीच में जैसे पूरी पाइपलाइन अपने पास, उसमें हमने बीच बीच में से जिंक के टुकड़े कनेक्ट कर देते हैं, इस तरह से वायरिंग करके जिंक का टुकड़ा लगा दिया। मैंने जिंक लिया भी एग्जांपल है, बाकी मेटल भी ले सकते हैं। जिंक से कनेक्ट कर दिया, आयरन का एकदम खुला पड़ा है, आयरन की सरफेस पे ऑक्सीजन प्लस 4H+ आए, O2 प्लस 4H+, बारिश के कारण H+ आया, ऑक्सीजन आयरन को क्या बोलेगा कि हाँ ला भाई मेटल इलेक्ट्रॉन दे। लेकिन हमने आयरन को किससे कनेक्ट किया है, जिंक से, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक आयरन से ऊपर आता है। तो आयरन से जैसे इलेक्ट्रॉन मारेगा, आयरन क्या करेगा, जिंक से इलेक्ट्रॉन मांगेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आयरन जिंक के रहते आयरन तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, रूल से ऊपर वाला क्या होता है ऑक्सीडाइज, नीचे वाला रिड्यूस। तो अब आयरन क्या, जिंक क्या करेगा, 2 जिंक किसमें कन्वर्ट होगा, जिंक 2 प्लस और 4 इलेक्ट्रॉन में, ये 4 इलेक्ट्रॉन भागते हुए आएंगे, ऑक्सीजन को मिल जाएगा, तो इसकी भी मुराद पूरी हो जाएगी। बर्बाद कौन हुआ, जिंक, बचा कौन रह गया, आयरन। हमारी बात समझ में। अब हमारी कैलकुलेशन हमें पता है कि इतने साल में जिंक खत्म होता है, तो साल में बस 1-2 साल बाद में जाके वहां से पुराना जिंक का टुकड़ा हटाएंगे, नया जिंक का टुकड़ा लगा देंगे। तो क्या पूरी की पूरी पाइपलाइन को चेक करने की जरूरत है क्या, या 5-5 किलोमीटर पे हमने बस स्टॉपेज हमें पता है इस जगह पे जाकर पुराना जिंक का टुकड़ा हटाना, नया वाला लगा देना। अरे बोलो, हम का क्या। तो हमें समझ में आया बेटा ये चीज। अब जिंक की जगह हम कोई और कौन सा यूज कर सकते हैं, हम उन सबको यूज कर सकते हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक आयरन से ऊपर हो, आयरन से, और जो आयरन से ऊपर होते हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, कम। तो हम क्या कह सकते हैं, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आयरन के ऊपर वालों को यूज कर सकते हैं। आयरन के ऊपर वाले कौन होते हैं, दोज हैव लो रिडक्शन पोटेंशियल देने आयरन, या फिर हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देने, हम का क्या। चलो जी, नेक्स्ट है फाइनल टॉपिक, आयनिक मोबिलिटी। क्या है बेटा, आयनिक मोबिलिटी क्या होता है बेटा,
लिखा है डिस्टेंस ट्रेवल बाय एनी आइन अंडर यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब क्या हो गया कि हमने क्या किया बेटा कि बैटरी है बेटा, उसमें ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस डी है और इनके बीच में वोल्टेज वी है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा बेटा, वोल्टेज अपॉन ए डिस्टेंस। अरे बोलो, तो हमने क्या बोला कि आयनिक जो आयनिक मोबिलिटी म्यू क्या होता है, आयनिक स्पीड, किसी आयन के द्वारा चलने वाली स्पीड डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा बेटा, वोल्टेज अपॉन ए डिस्टेंस। तो आयनिक स्पीड की स्पीड क्या होगी बेटा, मीटर पर सेकंड। और पोटेंशियल ग्रेडियंट की भी क्या होता है बेटा, वोल्टेज, इसकी क्या होगी, वोल्ट पर मीटर। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी बेटा, मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकंड। समझा क्या, बस अपने को इतना ही पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, तुम्हारे काम ही नहीं आता है। क्लियर है, चलो जी हो गया क्लियर। अब इसे कंप्लीट करो, कल से अपन शुरू करते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है।